हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूं और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा 2021-22 का इकोनॉमिक सर्वे अब आ चुका है और आगामी जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उसके लिए आपको 21-22 इकोनॉमिक सर्वे के जो है वो डेटा तैयार करने होंगे, ठीक है। और इनसे ही आपको क्वेश्चन आएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जल्दी जल्दी जो है इसके जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं उससे रिलेटेड वीडियो सीरीज आपको बना के देता जाऊं, लेकिन आपका सपोर्ट करना भी ज़रूरी बनता है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं लेक्चर उतना फ्रिक्वेंटली बना के दूंगा, नहीं तो लेक्चर आने में टाइम लगेगा। तो अगर आप सपोर्ट करते हो तो करो भाई। और करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, कमेंट में थम्स अप डालना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। जब ये सब चीज़ें होंगी और व्यूज़ आएंगे तो मैं ऑटोमेटिकली आपको लेक्चर बना के दूंगा, नहीं तो आपका नुकसान है। आप देखो आपको जो अच्छा लगता है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो उससे रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं पहले, उसके बाद हम लोग लेक्चर चालू करेंगे 2 मिनट के लिए बस। पहली चीज़ तो आपको इकोनॉमिक सर्वे कैसा डाउनलोड करना है, आप सांख्यिकी विभाग की जो वेबसाइट है वहाँ विजिट करके इकोनॉमिक सर्वे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है। उसमें से टेलीग्राम वाले लिंक में जो है वो क्लिक करके जो है आप इकोनॉमिक सर्वे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। उसको डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए और उसी को पढ़िएगा। किसी कोचिंग का इकोनॉमिक सर्वे परचेस करके वही बुक को उससे छाप के छोटा सा नोट्स बना दिया है वैसा करके पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इसको अगर पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एक बार खुद से पढ़ के देखिए, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं वैसे नोट्स आप बनाने की स्थिति में होंगे। पास्ट ईयर के पेपर का एनालिसिस करना है और उसके बाद जिस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आते रहे हैं उस हिसाब से आप अपना नोट्स बनाइए। मैंने जितने तरीके के पैटर्न अभी तक देखे हैं उस हिसाब से जो है वो नोट्स प्रिपेयर किया, जो कि मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ये चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोई चीज़ फ्री में आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा एक्सेप्ट वीडियो लेक्चर के, ठीक है। चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट के चालू करते हैं। इधर देखिए, इसमें पहले जो है पहले पेज में जो है वो आर्थिक स्थिति एक समीक्षा करके एक टॉपिक बना के दिया हुआ है। उसमें सबसे पहले जो है वो भारत की विकास दर लिखी हुई है। भारत की विकास दर आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार। हाँ, एक और चीज़, इस पर जो भी चीज़ लिखी है उसको सत्य मानना है, ठीक है। अगर इस पर मैं बोला कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 50% है तो हाँ मान लेना है, क्योंकि जो इसमें लिखा रहेगा उसी को आंसर सीजीपीएससी और सीजीपीएफ हम लेते हैं, ठीक है। दावापत्ती के लिए यहीं से लगाओगे, किसी कोचिंग वाले को बोलोगे तो वो कभी आपके लिए नहीं आएगा। तो इस पर जो लिखा है उसको रट डालो और वहाँ पे आंसर सही करके आना, ठीक है। भारत की विकास दर जो है 2020-21 के लिए इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो है -7.3 है, ठीक है। ये जान गए होगे क्या के लिए, क्योंकि कोरोना की वजह से जो है इकोनॉमिक स्लो डाउन, पहले तो कोरोना की वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ा, उसके बाद जो है स्लो डाउन आया और स्लो डाउन की वजह से जो है वो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उतनी तेज़ी से उभर नहीं पाई, ठीक है। धीरे धीरे करके जो है 2021-22 में जो है अर्थव्यवस्था उभरी, ठीक है। और अभी ये प्रोसेस चालू है, ठीक है। हालांकि इसमें 9.2% ग्रोथ रेट दिखा रहा है, पर इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था पुरानी कंडीशन में वापस आ गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग देख के खुश हो सकते हैं 9.2% दिया हुआ ग्रोथ रेट, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जीडीपी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो जीडीपी मतलब क्या होता है, तो एक चीज़ याद रखिए, इसकी मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। जीडीपी किसी भी राष्ट्र के या फिर राज्य बोल सकते हैं, राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ठीक है, ये कहलाता है आपका जीडीपी, ठीक है। इसमें अंतिम वस्तु को क्यों लिया जाता है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, यहाँ पे मैं नहीं बता रहा, लेकिन आप एक बार जाकर देखो जीडीपी का मतलब क्या होता है, फिर आप यहाँ पे आना। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, इसमें छत्तीसगढ़ के कुछ डेटा दिए हुए हैं। इसके पूरे डेटा हम लोग जो आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन छोटा मोटा डेटा दिए हुए हैं, जैसे कि जनगणना के बारे में लिखा हुआ है 2.55 करोड़, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से जो छत्तीसगढ़ 16वां बड़ा राज्य है, ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% जो है वो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है, ठीक। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है जो कि आप जानते होंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, 991 है,
ठीक है, इसको ध्यान रखना। 991 हमारा क्या है, लिंगानुपात है। इसमें से ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात है वो 1001 है, शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात है 956, और इस आधार पे छत्तीसगढ़ जो है वो 5वां स्थान रखता है भारत में। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद साक्षरता, लिटरेसी रेट कितना है, 70.3% है। ठीक, इसके बाद जो है एक चीज़ दिया हुआ है, शिशु मृत्यु दर। ठीक है, इनफैंट चाइल्ड जो है वो पैदा होने के बाद कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है ऑन एन एवरेज, उससे रिलेटेड डेटा दिया हुआ है। 2001 में जब राज्य का गठन हुआ था 2000 में, और उसके बाद जो है 2001 पे जब गणना की गई थी, तो छत्तीसगढ़ में जो है शिशु मृत्यु दर वो कितना था, 77 प्रति हज़ार। तो इसकी गणना जो है वो प्रति हज़ार में की जाती है। 1000 पैदा हुए बच्चों में कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, वो थी 77 प्रति हज़ार। ठीक है, मतलब 1000 में 77 लोगों की मृत्यु हो जाती थी। 2019 में क्या है, ये 40 प्रति हज़ार हो गया। मतलब 1000 में जन्म लेने वाले में से 40 लोगों की जो है वो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अपन ये शिशु मृत्यु दर को जो है वो एक हद तक आपको कमी लानी है, उससे हम रिलेटेड हम लोग डेटा देखेंगे अभी थोड़ी देर में। इसी प्रकार जो है वो मातृ मृत्यु दर, देखिए शिशु मृत्यु दर की जो गणना है वो प्रति हज़ार में की जाती है, जबकि मातृ मृत्यु दर की जो गणना है वो 1 लाख जीवित जन्म पे की जाती है। तो याद रखिएगा, इसकी गणना 1 लाख पे की जाती है, इसकी प्रति हज़ार पे की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 1 लाख जीवित जन्म में जो है कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है, उससे रिलेटेड कुछ डेटा दिए हुए हैं। 2001 और 2003 में एक सर्वे किया गया था जिसको बोलते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, ये एक डेमोग्राफिक सर्वे है जिसको शॉर्ट में जो है SRS बोलते हैं। ठीक है, SRS रिपोर्ट के अनुसार 2001-2003 में भारत में प्रति 1 लाख में 301 माताओं की मृत्यु हो जाती थी, जबकि छत्तीसगढ़ में उस समय 379 माताओं की मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, 2016 से 18 के बीच में भी ये SRS रिपोर्ट के आधार जब आई थी उस समय की, तो उस आधार पर भारत में प्रति 1 लाख जन्म पर जो है 113 माताओं की मृत्यु हो जाती थी, जबकि छत्तीसगढ़ में जो है ये 159 माताओं की मृत्यु हो जाती थी। हमने जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, SDG का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इस आधार पर जो है मातृ मृत्यु दर को 2030 तक 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देख रहे होंगे कि 2001 से 2003 के बीच में और 2016 से 18 के बीच में मातृ मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई। ठीक है, अभी हम लोग का परसेंटेज भी देखेंगे। तो ये कमी आने का मेन रीज़न क्या है, समझ गया होगा कि जब 2001 में जब हमारा राज्य बना था तो काफ़ी बैकवर्ड था। ठीक है, इसीलिए जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य को अलग से बनाया गया था। उसी प्रकार देख रहे हैं शिशु मृत्यु दर भी जो है वो काफ़ी कमी आई है। रीज़न उसका ये है कि धीरे धीरे करके जो है राज्य में डेवलपमेंट आया और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होने से जो है वो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी आई। ठीक है, इसको अभी हम लोग को और कम लाना है। इससे रिलेटेड अभी कुछ और डेटा बचे हुए इस टॉपिक के, जिसको हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए कुछ और डाटा देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला डाटा जो है दिया हुआ है शासकीय अस्पतालों में प्रसव। ठीक है, अब शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में जो कमी आने की बहुत बड़ी वजह है वो शासकीय अस्पतालों में प्रसव, इसके अलावा संस्थागत प्रसव, मतलब इसमें शासकीय के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो है वो प्रसव को इंक्लूड किया गया। ठीक है, एक रिपोर्ट आई थी 2015-16 में जिसके आप काफ़ी अच्छे से परिचित होंगे, NFHS 4। ठीक है, इसको बोलते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, इसकी रिपोर्ट जो आई थी 2015-16 में, और अभी जो रिसेंटली इससे रिलेटेड स्टडी की गई है वो है NFHS 5। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसकी 5वीं रिपोर्ट जो आई थी वो 2019 से 21 के बीच में इसकी स्टडी की गई थी। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है वो लेटेस्ट जो है हम लोग को ये वाला डाटा याद रखना है। अभी हाल ही में हुए CGPSC के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक डेटा पूछा गया था, जो कि कई सारे लोग बोल रहे थे कंट्रोवर्शियल है, बट वो कंट्रोवर्शियल नहीं था। लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई थी उसका आंकड़ा उसने सही आंसर लिया है।
पता नहीं लोग फालतू का कंट्रोवर्सी क्यों करते, गलत कर दिया तो भाई गलत कर दिया, उसमें क्या। तो चलिए मैं मान सकता हूँ कि आपकी फीलिंग जुड़ी हुई थी, बट अगर आपने गलत किया तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो शासकीय अस्पतालों में जो प्रसव हुआ था उसका जो परसेंटेज दिया है, जब 2015-16 में जब इसकी गणना की गई थी तो 55.9% था, जबकि अभी जो NFHS-5 की रिपोर्ट आई है उसमें उसके अनुसार 70% जो है वो शासकीय अस्पतालों में प्रसव होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संस्थागत प्रसव, मतलब इसमें शासकीय के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी को भी इंक्लूड किया गया, तो उसका जो है परसेंटेज बढ़ गया। उस समय जो संस्थागत प्रसव कितना होता था 70.2 2015-16 के अनुसार, और 2019-21 के अनुसार 85.7%। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो संस्थागत प्रसव बढ़ा है, जिससे कुछ हद तक जो है वो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, ठीक है। तो आपको ये चारों डाटा याद होना चाहिए। देखिए इसका इम्पोर्टेंस एक और चीज़ है आर्थिक सर्वेक्षण का। जब कभी भी आप मेंस का पेपर लिखने जाओगे तो मेंस में जो है आप ये सारे आंकड़े पेपर नंबर 2 में भी डाल सकते हो, जहाँ पे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जब निबंध वगैरह आता है तो वहाँ पर आप ये सारे आंकड़े मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, एब्सोल्युटली इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होता है, पेपर नंबर 5, तो इकोनॉमिक्स के पेपर में भी जो है आप आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड आंकड़े आप डालोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। तो प्लीज़ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको एक बार डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ो, कोचिंग के मटेरियल के भरोसे मत रहना, ठीक है, खुद से नोट्स बनाओ, सबसे बेस्ट तरीका यही है इसको पढ़ने का, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुसार 2030 तक शिशु मृत्यु दर जो है वो 15 प्रति हज़ार हो, ये हमारा गोल है। अभी जो कितनी थी मैंने बताया था लास्ट ईयर जो अभी गणना की गई थी उसके अनुसार कितना था शिशु मृत्यु दर, बताओ, मैं तो भूल गया। अभी जो 2019 में गणना की गई थी उसके अनुसार 40 प्रति हज़ार थी, और अभी कितनी हमारा जो लक्ष्य है वो 15 प्रति हज़ार तक करने का है 2030 तक, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है छत्तीसगढ़ के बारे में। अब इसके बाद जैसे चालू होता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसको बोलते हैं GSDP, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको GDP के बारे में बताया था, किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, GDP या फिर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। उसमें अगर आप राज्य शब्द को जोड़ दें, मतलब अब वहाँ पर देश की बात ना करके केवल राज्य की बात करें, तो राज्य की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा, GSDP, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ डेटा दिए हुए हैं और इसको याद करना है। देखिए इसमें वर्ष लिखा हुआ है, वृद्धि दर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने पूरा चीज़ लिखा हुआ है जो मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ, आप क्रॉस वेरीफाई जरूर करिएगा जब पढ़ेंगे तो। देखिए हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, कभी भी आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बुक पढ़ते हैं या फिर कोई नोट्स पढ़ते हैं, उसमें अगर कोई डाटा लिखा होता है तो सबसे पहले उसको एज इट इज़ अंधा टाइप का रटना नहीं है, आप उसको डाटा को वेरीफाई करो कि यहाँ आर्थिक सर्वेक्षण में क्या वो सेम डाटा लिखा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपका खनिज के उत्पादन से रिलेटेड अगर मान लीजिए दिया हुआ, जैसे कि मुख्य खनिज से प्राप्त राजस्व कितना है इस वर्ष का, उसमें कुछ डेटा लिखा हुआ है, तो उसको आप जो है खनिज वाले चैप्टर से वेरीफाई करो कि हाँ एग्जैक्टली वही लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो जो नया तैयारी करते हैं उनको थोड़ा सा आइडिया नहीं होता, और वो लोग क्या करते हैं सीधा सीधा रट्टा मार देते हैं उसको, और वो एग्ज़ाम में अगर आता है क्वेश्चन तो आप गलत करके आ जाते हो, क्योंकि उसमें वो वाला भी डेटा दिया हुआ रहता है, तो आप जो है उसको मार देते हो या फिर क्वेश्चन को छोड़ देते हो। तो ये बिल्कुल नहीं करने का, आपको क्रॉस वेरीफाई करके ही हर चीज़ पढ़ना है, ठीक है। वैसे भी आजकल कोचिंग की बुक में भी कोई ऑथेंटिक चीज़ें नहीं रहती है, तो आप खुद की ऑथेंटिक चीज़ें कहाँ से प्रिपेयर करोगे, आर्थिक सर्वेक्षण से, ठीक। तो ये कुछ वृद्धि दर दिए हुए हैं, इसमें मैं रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो हम लोग लास्ट में देखेंगे, पहले हम लोग वृद्धि दर देख लेते हैं। 2012-13 के अनुसार जो है वृद्धि दर कितनी थी, 5%, ये प्रतिशत में सब चीज़, ठीक है। ठीक है, मैं फटाफट से बताता हूँ। 2013-14 में 10% थी, 14-15 में जो थी ये 1.77%, 15-16 में ये 2.57%,
2016-17 में ये थी 12-13%, मतलब 12.13%। मैं ऐसे बोलता हूँ, पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसको एक सिंपल होल नंबर से बोलता हूँ। 2017-18 में ये थी 3.01। 2018-19 में था 11-28%, मतलब 11.28%। ठीक है, 2019-20 में था ये 3.34% या फिर 3.34%। 2020-21 में ये -1.37 थी, इसको ध्यान रखिएगा। 2021-22 में जो इसका अभी जो वर्तमान फाइनेंशियल ईयर, इसमें 11.54% ये चीज़ें थी। देखिए क्या होता है, जब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं तो सबके मन में यही डाउट आता है। अगर आप ये इकोनॉमिक सर्वे देखोगे पुराना वाला और इसके डेटा देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको चेंज दिखेगा। क्या होता है कि इकोनॉमिक सर्वे जो भी आता है, जैसा अभी 2021-22 का आया, ठीक है, तो अगले साल जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसमें यहाँ पर जो डेटा लिखा हुआ है वो संशोधित होगा। क्या होता है, ये जो डेटा लिखा हुआ है 11.54%, वो एक अनुमानित आंकड़ा है। बाद में क्या होता है, इसी को रिवाइज किया जाता है और इन आंकड़ों में वापस संशोधन किया जाता है। तो हो सकता है जो आप अपने अभी पढ़ा है और जो आप बाद में पढ़ोगे, मतलब 22-23 के आंकड़ा जब पढ़ोगे तब उसमें यहाँ पे चेंज आ सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का कि इकोनॉमिक सर्वे में गलत छप गया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो आंकड़ा लिखा होता है उसको रिवाइज किया जाता है और एक्चुअल आंकड़ा वहाँ पे अपडेट किया जाता है। क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें अनुमानित आंकड़े लिखे जाते हैं और वो आंकड़े जो है वो समय के बाद जो है उसको एक्चुअल आंकड़े में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा बिल्कुल इसको। ठीक है, तो ये आपके आंकड़े हो गए यहाँ तक 2021-22 के। अब इससे रिलेटेड पैटर्न वाला जो क्वेश्चन आता है उसको मैं बता देता हूँ। अब इसमें से पूरा चीज़ याद करना क्या, देखो किसी की कैपेसिटी होगी तो पक्का याद कर लो, लेकिन मैं आपको कायदे से बताऊं कि ये अगले साल के फरवरी तक आपको याद नहीं रहेगा। क्योंकि फरवरी के जैसे जिस दिन एग्ज़ाम है उसके एक दिन पहले तो आदमी ब्लैकआउट हो जाता है। ठीक है, तो उतना सारा एक साथ आप याद नहीं रख सकते। अभी से पढ़ोगे तो किसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होगी, हो सकता है याद रख ले। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि आपको जो है इतना सारा अगर नहीं रख पा रहे हो तो आप सिंपल जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं पास्ट ईयर में जितने क्वेश्चन आए हैं उसी पैटर्न को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उसको एटलीस्ट याद कर लो। और एट लास्ट हम लोग जो है इसका एक समरी टेबल पे देख लेंगे जिसमें मैं आपको सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले चीज़ें आपको क्या याद रखना है, मैक्सिमम ग्रोथ रेट कब था इसका। ठीक है, आपसे पूछता है कि किस फाइनेंशियल ईयर में या फिर किस वित्तीय वर्ष में जो है जीएसडीपी ग्रोथ रेट या फिर जीएसडीपी में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक थी या मैक्सिमम थी, ऐसा करके क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया मैक्सिमम। तो आप देख रहे हो कि 2016-17 में, मैं वैसे मार्क करके हाईलाइट कर दे रहा, 2016-17 में 12-13% मतलब 12.13% ये सर्वाधिक ग्रोथ रेट अभी तक रजिस्टर की गई। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। सेकंड चीज़ आपको ये याद रखना है कि मिनिमम ग्रोथ रेट किस फाइनेंशियल वर्ष में, देखिए यहाँ पे सन भी आपको याद रखना है, मतलब फाइनेंशियल ईयर भी याद रखना है 2016-17 में, और मैक्सिमम ग्रोथ रेट परसेंटेज भी आपको याद रखना है। दोनों चीज़ आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप सन भी याद रखोगे और जो ग्रोथ रेट इसको भी याद रखोगे। सेकंड क्वेश्चन ये पूछता है कि जीएसडीपी किस फाइनेंशियल ईयर में जीएसडीपी ग्रोथ रेट ऋणात्मक था। ठीक है, ऋणात्मक पूछेगा, तो ऋणात्मक कब था, 2020-21 में देखिए ये था ऋणात्मक -1.37%, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अभी क्या है, इसमें केवल एक ही ऋणात्मक है, तो जो सबसे लीस्ट होगा वही आपका मिनिमम ग्रोथ रेट भी हो जाएगा। मिनिमम ग्रोथ रेट मतलब सबसे न्यूनतम वृद्धि दर किस फाइनेंशियल ईयर में थी, तो 2020-21 में सबसे न्यूनतम वृद्धि दर थी। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी एक ही ऋणात्मक है। कई बार ऐसा होता है कि वृद्धि दर जब हम लोग पढ़ते हैं तो 2-3 फाइनेंशियल ईयर में जो है वो नेगेटिव हो सकता है ग्रोथ रेट, तो उस केस में जो सबसे लीस्ट होगा उसको अपन को लिखना रहता है। ठीक है, तो उसमें ऋणात्मक नंबर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अभी इसमें ऋणात्मक एक ही है और यही सबसे लीस्ट है, इसलिए ये कॉमन है। ऋणात्मक भी है सबसे ज़्यादा और ये मिनिमम भी है, दोनों यही है। तो आपको क्या याद रखना है, मैक्सिमम याद रखना है, मिनिमम याद रखना है
और ऋणात्मक कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर में जो है जीएसडीपी ग्रोथ रेट जो था ऋणात्मक था, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप 20-21 मारिएगा। अभी केवल एक ही साल जो है ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है जीएसडीपी में, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। न्यूनतम वृद्धि दर वाला भी जो है वो 2020-21 ही है। इसके बाद आपको प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर का ग्रोथ रेट याद होना चाहिए, वो है 2021-22 का ये 11.54% या फिर 11.54%, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको चार चीज़ें यहाँ की हो गई, इसको याद रखना है। इसके बाद एक और डाटा दिया हुआ है इसमें, औसत वृद्धि दर। औसत वृद्धि दर जो है वो सभी का एवरेज है, मतलब 2012-13 से लेकर 2021-22 तक जीएसडीपी में औसत वृद्धि कितनी दर्ज की गई है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये है 5.92%। क्लियर? क्या याद रखेंगे? मैक्सिमम आपको याद रखना है, मिनिमम आपको याद रखना है, ऋणात्मक कब था वो याद रखना है, वर्तमान ग्रोथ रेट कितना है वो याद रखना है, और औसत वृद्धि कितनी थी वो याद रखना है। तो ये 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इससे एक प्रकार का एक और क्वेश्चन बनता है जिसको हम लोग लास्ट वाला जो टेबल है ना, जब मैं आपको बताऊंगा सबको एक बार समअप करेंगे, तो मैं लास्ट वाले टेबल में एक और प्रकार का क्वेश्चन बताऊंगा, और इसके बाद जो कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र के आंकड़े हैं उसको और वो लास्ट वाला टेबल देखने के लिए थोड़ा देर वेट करिए, ठीक है, और वो हम लोग देखते हैं भाई थोड़ी देर में। तो चलिए कुछ और आंकड़े देख लेते हैं। उसमें 3 सेक्टरों के जो है वो आंकड़े मेंशन है आपके आर्थिक समीक्षा। तो चलिए कुछ और आंकड़े देख लेते हैं। उसमें से 3 प्रमुख सेक्टर के जो है आंकड़े दिए हुए हैं पहले अध्याय में। उससे सबसे पहले है आपका कृषि। देखिए बहुत सारे लोग जो है नए नए अभी आप ज्वाइन किए हो और पढ़ना चालू किए हो, तो मैं उनको बता दूं कि वो लोग सोचते हैं कि कृषि सेक्टर मतलब प्राइमरी सेक्टर होता है। नहीं, कृषि में जो है वो आपका एक और सेक्टर खनन उत्खनन को जब जोड़ा जाता है तो ये मिला के जो है वो प्राइमरी सेक्टर होता है, ठीक है। कृषि में जैसे 4 सेक्टर आते हैं, ठीक है, अभी मैं बता नहीं रहा क्योंकि फालतू का आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल तो आप कृषि को याद रखो, जब हम लोग अध्याय 3 पढ़ेंगे तो मैं इसमें बताऊंगा कृषि के अंदर कौन कौन से सेक्टर शामिल होते हैं। उसके बाद उद्योग सेक्टर कैसे बनता है ये भी बताऊंगा, ठीक है। उसी प्रकार से जो उद्योग सेक्टर होता है, उद्योग सेक्टर का मतलब सेकेंडरी सेक्टर नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। उद्योग सेक्टर में जो है जितने भी आपके निर्माण विनिर्माण और आपका जो विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति, ये 3 सेक्टर होते हैं, और उसमें से खनन उत्खनन को जब जोड़ा जाता है तो उद्योग सेक्टर बनता है, ठीक है। तो ये भी अलग होता है, सेकेंडरी सेक्टर अलग है और उद्योग सेक्टर अलग है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। सेवा सेक्टर तो वही रहता है, ठीक है, इसको टर्सरी सेक्टर बोलते हैं और उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। मेन जो चेंज रहता है इन दोनों में रहता है। तो ये याद रखिएगा कि कृषि सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर नहीं है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा ना। मैं बाद में जब तीसरा चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा तो आपको क्लियर करूँगा वहाँ पर। तो इसके भी कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, हम लोग देख लेते हैं। इधर में मैंने फाइनेंशियल ईयर लिखा है, वर्ष लिखा है, इधर वृद्धि दर लिखा हुआ है, ठीक है। आप भी अपनी तरफ से क्रॉस वेरीफाई करके पढ़ना, क्योंकि हो सकता है कि मेरे से लिखने में यहाँ पे गलती हो गया, फिर मेरे को गाली देना ना चालू कर दो, ठीक है। तो आप अपना आर्थिक सर्वेक्षण निकाल के रखना और उससे मैच करते रहना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 करके बताता हूँ आपको। 2016-17 में जो है ग्रोथ रेट था 21.28%, 17-18 में था -10.90%, 2018-19 में था 13.49%, 2019-20 में था 3.21%, 2020-21 में था 5.48%, 2021-22 में था 3.88%, ठीक है। इसके बाद जो है ये सब सारे आंकड़े आपने रट लिए। अगर नहीं रटोगे तो मेन मुद्दे के आंकड़े जो मैंने बताया था लास्ट वाले स्लाइड में, तो उस पर मैंने जो आपको मेन डेटा बताया था वही चीज़ याद रखना, वो हम लोग यहाँ पे भी देख लेंगे, ठीक है। तो मैं कृषि सेक्टर का पहले बता देता हूँ। तो पहले कृषि सेक्टर में देख लेते हैं कि इसका मैक्सिमम ग्रोथ रेट कब था। तो 2016-17 में जो था वो कृषि के सेक्टर का मैक्सिमम ग्रोथ रेट था 21-28%। और ये क्यों था? क्योंकि इस साल जो है वो कृषि अच्छी हुई थी। मेरे ख्याल से जो है CGPSC इस बार के में एजर्सन रीजन वाले पोर्शन में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, वहाँ से ये वाला क्वेश्चन पूछा था। 2017-18 में जो ग्रोथ रेट था वो था -10.90%, ठीक है। ये मिनिमम ग्रोथ रेट है। तो इस समय सूखे की स्थिति आ गई थी, ऐसा
उस स्टेटमेंट पे भी दिया था, लेकिन जो आपके आर्थिक सर्वेक्षण में इसकी जो है क्या कहना चाहिए, लिखा हुआ है कि उत्पादन में कमी होने के कारण जो है वो आपका ये नेगेटिव ग्रोथ रेट था। ठीक है, अब ये मैंने पेपर में पढ़ा हुआ है कि सूखा पड़ा था उस समय 2017-18 के आसपास। ठीक है, 96 तहसीलों में सूखाग्रस्त घोषित किया गया था, और ये क्वेश्चन जो है वो CGPSC ने भी आंसर लिया था। अब अमेंडमेंट आंसर आया नहीं है तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, और जो आंसर जो है सूखे की वजह से जो है 2017-18 में जो है ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव हुआ था, ये आंसर CGPSC ने लिया है। अभी तक अमेंडमेंट आंसर वो जारी नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते, लेकिन जो भी है अभी तक जो आंकड़े के अनुसार जो है वो यहाँ पर जो है माइनस ग्रोथ रेट क्यों आया था, तो ये सूखे की स्थिति की वजह से आया था। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और डेटा दिया हुआ है एवरेज ग्रोथ रेट का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि देखिए एवरेज ग्रोथ रेट जो दिया हुआ है वो 2016-17 से लेकर 21-22 तक का नहीं दिया हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ग्रोथ रेट का एवरेज आंकड़ा नहीं दिया हुआ है, ये 2012-13 से लेकर 21-22 तक का एवरेज ग्रोथ रेट दिया है। तो बिल्कुल गलती मत करना एग्ज़ाम में। ठीक है, आप 15 पढ़ के गए वहाँ पर कि हमने तो 5 ईयर देखा था तो इसका एवरेज होगा, नहीं, इसका एवरेज नहीं है वो। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे वो स्लाइड में तो 2012 से 13 से लेकर आपका 21-22 तक का एवरेज ग्रोथ रेट दिया हुआ है। इसको अच्छे से पढ़ना, वहाँ पर आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया हुआ है, और इसका एवरेज ग्रोथ रेट था 5.09%। ठीक है, ये याद हो गया। देखिए इसमें ऋणात्मक वृद्धि दर जो है यही है, और यही मिनिमम वृद्धि दर भी है, तो इसमें हमको एक एडिशनल डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऋणात्मक भी है और ये मिनिमम भी है। नेक्स्ट आते हैं उद्योग सेक्टर पे। तो उद्योग सेक्टर में पहले मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग इसका मिनिमम मैक्सिमम देख लेंगे। 2016-17 में जो था ये उद्योग सेक्टर का वृद्धि दर 5.19%, 2017-18 में 9.31%, 2018-19 में 16.29%, 2019-20 में 2.89%, 2020-21 में -3.89%, 2021-22 में 15.44%। ठीक है, इसमें भी जो आपका एवरेज ग्रोथ रेट दिया है वो 2012-13 से लेकर 2021-22 तक का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस टेन्योर के बीच में जहां हमने यहाँ देखा था वही सेम एवरेज ग्रोथ रेट 2012-13 से लेकर 2021-22 तक का आंकड़ा का एवरेज ग्रोथ रेट दिया हुआ है 6.56%। ठीक है, तो आपको एवरेज ग्रोथ रेट भी यहाँ से याद रखना है। इसके बाद आपको मैक्सिमम ग्रोथ रेट याद रखना है, तो उसका मैक्सिमम ग्रोथ रेट देखोगे तो 16-29% 2018-19 पे जो है ये मैक्सिमम ग्रोथ रेट है। ठीक है, 2020-21 में अगर देखें तो -3.89% ये मिनिमम ग्रोथ रेट है, तो ये ऋणात्मक भी है और ये मिनिमम भी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये याद हो गया होगा। करो करना पड़ेगा। सेवा सेक्टर देखते हैं, तो मैं फिर से वही बता देता हूँ आपको फटाफट से। 2016-17 में 5.48%, 2017-18 में 1.79%, 2018-19 में 3.96%, 2019-20 में 8.24%, 2020-21 में -0.61%। ठीक है, 2021-22 में 8.54%, और एवरेज ग्रोथ रेट से कितना 5.04%। तो ये भी सेम है। एवरेज ग्रोथ रेट जो दिया हुआ है 2012-13 से लेकर 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के बीच का एवरेज है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 5.04% है। सिमिलरली जैसे हमने देखा वहाँ पर वही देख लेते हैं। यहाँ का मैक्सिमम ग्रोथ रेट जो है वो कब ऑब्जर्व किया गया, 2021-22 में ऑब्जर्व किया गया। सिमिलरली 2020-21 में जो है आपका मिनिमम ग्रोथ रेट ऑब्जर्व किया गया कितना, -0.61%। ठीक है, तो मैंने ये आपको बता दिया। एक इससे रिलेटेड जितना भी हमने अभी तक पढ़ा, इससे रिलेटेड एक फाइनल समराइज टेबल बता रहा हूँ, वो टेबल भी याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, उस टेबल को देखते हैं हम लोग थोड़ी देर में। तो चलिए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी उन सारी चीज़ों में जो भी प्रकार के क्वेश्चन बनते थे उस सारे प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इस टेबल से सम अप कर सकते हैं,
और इस टेबल में मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, जो एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि मैं एट लास्ट बताऊंगा, वो वाला क्वेश्चन में भी जो है इस टेबल पे है। ठीक है, तो इसको हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। आप वो सारी चीज़ों को छोड़ के इसको भी याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ वो भी चीज़ें देखना है ना, ऐसा नहीं है छोड़ के चले आना, मैंने बोल दिया तो। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले जो है मैंने ये टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पे देखिए, और इस पे जो है वहाँ पे सन भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे ग्रोथ रेट जो ब्रैकेट है उसमें ग्रोथ रेट लिखा हुआ है। ठीक है, इस पे मैंने साइड में यहाँ पे लिखा है सर्वाधिक, न्यूनतम, ऋणात्मक और प्रवृत्ति। ये प्रवृत्ति क्या है इसको मैं आखिरी में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीएसडीपी ग्रोथ रेट, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग सर्वाधिक देखेंगे, न्यूनतम देखेंगे, ऋणात्मक देखेंगे और उसके बाद प्रवृत्ति देखेंगे। ठीक है, तो जीएसडीपी ग्रोथ रेट देखते हैं। मैंने आपको सर्वाधिक बताया था 2016-17 में। ठीक है, और ये ब्रैकेट पर जो है वो आपका जैसा कि मैंने बताया कि ये ग्रोथ रेट परसेंटेज लिखा हुआ है। ठीक है, सभी का 2016-17 में ग्रोथ रेट परसेंटेज था 12.13%। ठीक है, इसी प्रकार कृषि का 2016-17 में सर्वाधिक था 21.28%। उद्योग सेक्टर का 2018-19 में सर्वाधिक था 16.29%, और सेवा क्षेत्र का 2021-22 में सर्वाधिक था 8.54%। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग न्यूनतम ग्रोथ रेट देख लेते हैं। 2020-21 में जीएसडीपी का न्यूनतम ग्रोथ रेट था -1.37%। 2017-18 में कृषि सेक्टर का जो है न्यूनतम ग्रोथ रेट था -10.90%। उद्योग सेक्टर का इसी प्रकार देख लेते हैं। 2020-21 में न्यूनतम ग्रोथ रेट -3.89, और 2020-21 में सेवा क्षेत्र का न्यूनतम ग्रोथ रेट -0.61 था। ठीक है, देखिए ये जो चार सेक्टर दिए हुए हैं हमारे, उसमें मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था कि ऋणात्मक ग्रोथ रेट, इसमें एक ही मेंशन है, अलग अलग सन का मेंशन नहीं है, तो उसमें हमको कंपेयर नहीं करना है। जो ऋणात्मक ग्रोथ रेट होगा वही मिनिमम ग्रोथ रेट भी होगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर एज इट इज़ रख दिया हुआ है। इसका मतलब आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही करना है। तो अगर आपसे बोले कि ऋणात्मक ग्रोथ रेट जीएसडीपी का किस फाइनेंशियल ईयर में था, तो आप बताओगे 20-21 में था, और वो कितना था -1.37%। ठीक है, अब देखो इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। देखो ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, लेकिन तरीका जो आप ऑब्जर्वेशन से आप देख सकते हो। देखो आपको क्या करना है, ये वाला तरीका आप यूज़ कर सकते हो ना। आपको नॉर्मल अगर याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला तरीका एक बार यूज़ करना, जैसा कि मैंने अभी ऑब्जर्व किया। देखिए 16-17 यहाँ पे लिखना, 16-17 यहाँ पे भी लिखना। ठीक है, 16-17 के बाद अगला फाइनेंशियल ईयर कितना होगा 17-18, 17-18 यहाँ पे नीचे लिख लेता। तो मतलब कृषि सेक्टर सबसे सर्वाधिक था 16-17 में सर्वाधिक, और 17-18 में न्यूनतम। ठीक है, उद्योग सेक्टर 18-19 में मैक्सिमम, मतलब इसके बाद वाला जो सन है वो आपका, मतलब सन बोलता हूँ, वित्तीय वर्ष जो है 18-19, उसमें उद्योग सेक्टर मैक्सिमम था। तो कृषि सेक्टर मैक्सिमम 16-17 में, 17-18 में मिनिमम, और 18-19 में उद्योग सेक्टर मैक्सिमम। ठीक है, फिर आपको याद रखना 20-21, तो 20-21 में सभी कोई मिनिमम था, इसको छोड़ के 20-21 में ये और ये तीनों की तीनों, मतलब जीएसडीपी, उद्योग सेक्टर और सेवा सेक्टर, ये तीनों के तीनों जो है वो मिनिमम ग्रोथ रेट था। ठीक है, तो ये तीनों भी आप लिख लोगे। इसके बाद का 2020-21 है, तो 2021-22 में सेवा सेक्टर जो है मैक्सिमम था। ठीक है, तो याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पहले 16-17 लिखना, फिर यहाँ पे 16-17 लिखना, 17-18 लिखना, फिर 18-19 लिखना, यहाँ पे 20-21 लिखना, और एक यहाँ पर 21-22 लिख देना, अगला फाइनेंशियल ईयर। देखो सन याद हो जाएगा, उसके बाद आप ग्रोथ रेट आराम से याद करना। ठीक है, तो आपसे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये एक ऑब्जर्वेशन है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे याद रखना चाहो कर सकते हो। एट लास्ट जो मैंने आपको बोला था कि प्रवृत्ति क्या है, ठीक है, ये प्रवृत्ति वाला क्वेश्चन जो है वो आपका सीजीपीएससी पे इस टाइप का भी पैटर्न बन चुका, सीजीपीएससी और व्यापम में भी। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, देखिए हमने बहुत सारे फाइनेंशियल ईयर देखे, जैसे 2012-13, 13-14 ऐसे करके बहुत सारे फाइनेंशियल ईयर देखे। तो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में एक प्रकार का क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको बोल देगा कि सेवा क्षेत्र के 2012-13 से लेकर 2021-22 तक आपका ग्रोथ रेट या फिर वृद्धि दर की प्रवृत्ति क्या है। ठीक है, और आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा। पहला लगातार बढ़ते रहने की, सेकंड आपका लगातार घटते रहने की, थर्ड आपका देगा घटते बढ़ते रहने की, और डी ऑप्शन आपको नन ऑफ दिस दे देगा।
तो लगातार बढ़ते रहने की स्थिति मतलब क्या है कि ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि सेवा क्षेत्र मान लो पहले 2% था, फिर 3% हो गया, फिर 4% हो गया, तो क्या हो रहा है, ये लगातार बढ़ रहा है। अगर ऐसी प्रवृत्ति है तो उसको बोलेंगे लगातार बढ़ते रहने की स्थिति। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि 10% था पहले 2012-13 में, फिर 5% आया, फिर 3% आया, फिर 2% आया, तो ये क्या है, घटते रहने की, लगातार घटते रहने की प्रवृत्ति है। ठीक है, और अगर मान लीजिए पहले 2012-13 में 5% था, फिर 6% हुआ, फिर 4% हुआ, तो ये क्या है, पहले एक बार बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति आती है तो उसको बोलते हैं बढ़ते घटते रहने की प्रवृत्ति या घटते बढ़ते रहने की प्रवृत्ति, कोई भी आप लिख देगा। एक चीज़ याद रखिए, लगभग जितने भी हम लोग सेक्टर पढ़ेंगे उसे मैक्सिमम जो ये प्रवृत्ति देखी गई है कि वो घटते बढ़ते रहने की प्रवृत्ति है। ठीक है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। एक आध सेक्टर अगर होंगे, जैसे कि आप लोग सेक्टर पे चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे, और भी विभिन्न सेक्टर जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, तो उनकी भी प्रवृत्ति को जो है वहाँ पे एनालिसिस करेंगे। लेकिन फिलहाल अपन के पास सामने 4 सेक्टर के बारे में लिखी हुई चीज़ें हैं, उन्हीं को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सभी की प्रवृत्ति क्या है, घटते बढ़ते रहने की प्रवृत्ति। मतलब एक कोई कांस्टेंट रेट से ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ऐसे वाली प्रवृत्ति है। तो इसको बोलते हैं घटते बढ़ते रहने की प्रवृत्ति। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी सेक्टर का, अगर पूछे इन चारों में से, तो सारी की प्रवृत्ति क्या है, घटते बढ़ते रहने की प्रवृत्ति है। ये क्वेश्चन पूछा था, आप इसको यहाँ से टिक करिए। ठीक है, देखिए अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, अगर आपने देखा होगा कि ये लास्ट वाला जो टेबल है, अगर आप इसको याद रख लेते हो तो आपका काम हो गया। ठीक है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप प्रीवियस जितनी भी चीज़ें पढ़ा है उसको भूल जाओ। ठीक है, उससे आपको एक आइडिया लगेगा, लेकिन ये टेबल भी आपका काम कर सकता है। ये टेबल जो है आपको जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें नहीं मिलेगा, ये मैंने बनाया। ठीक है, मैंने ऑब्जर्व करके और इसको याद रखने के तरीके से बनाया। आप भी अपना ऐसा 2 पन्ने का नोट्स बनाओ। ठीक है, और इसमें जो भी आपको पसंद आता है चीज़ें वो ऐड करो जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। देखिए इस चैप्टर में जितनी चीज़ें थी मैंने बता दी है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे कि आपका धान का कितना हमने जो है उपार्जन किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें, विद्युत क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, और भी बहुत सारे जितने भी सेक्टर के बारे में, जितने भी बाकी चैप्टर हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण में, सारी की डिटेल उसमें दी हुई है। देखिए वो सब चैप्टर के डिटेल्स को जो है हम लोग आगे आने वाले जब चैप्टर आएंगे तो उन सब चीज़ों में कवर करेंगे, वहाँ पे ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो अभी के लिए जो एक्सक्लूसिव फैक्ट्स था वो इतना ही था पहले चैप्टर से। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं ये लेक्चर सीरीज जो है लगातार बनाऊँ, तो आपका सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। और सपोर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में एक थम्स अप डाल दीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसा नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर वे CGPSC, CG व्यापम और जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें छत्तीसगढ़ वगैरह पूछता है वो सारे की तैयारी कर रहे हो तो वो कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से जो है आप कांटेक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके हमको फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके अलावा भी कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।